चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास चल रही है जिसमें हमने पिछली क्लास में एनसीईआरटी के बारे में बात की थी, और आज हम बात कर रहे हैं एनसीटीई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एनसीटीई का मतलब आप लोग सब वैसे तो सब लोग जानते ही हैं। एनसीईआरटी से भी सब लोग उसको अच्छी तरीके से सब लोग समझ ही गए हैं। पहले भी वैसे भी आप लोग पहले से ऑलरेडी एनसीईआरटी के बारे में सब लोग वाकिफ थे, और उसी तरीके से एनसीटी के बारे में भी आप सब लोग वाकिफ है कि एनसीटी होता क्या है। बस उस पर हम कुछ आगे की चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं जो कि इससे संबंधित हमारे एग्जामों में बन सकते हैं। और साथ में हमें यह देखना पड़ेगा कि इन टॉपिकों से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम समझेंगे। आज हम एनसीटी के बारे में समझ रहे हैं, अगर टाइम मिलता है तो इसके क्वेश्चन भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने अभी एनसीईआरटी पढ़ लिया है और एनसीटी पढ़ रहे हैं, इनके क्वेश्चन भी हमें लगाने हैं। उससे पहले हमने यूजीसी के बारे में भी चर्चा की थी, तो यूजीसी को भी हमने अच्छे से समझा है, एनसीईआरटी भी समझ लिया, और एनसीटी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। एनसीटी की अगर बात करें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है। कई बार एनसीईआरटी और एनसीटी का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप सब लोगों ने देख रखे होंगे एग्जामों में, और इनकी स्थापना पर क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। जैसे हमने कहा कि एक राधा कृष्णन आयोग था, मुदालियर आयोग पढ़ा हमने, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, तीन महत्वपूर्ण आयोग थे। इनकी कब स्थापना हुई और इन्होंने कब रिपोर्ट दी, उन पर आप लोगों ने विशेष रूप से फोकस करना है। उसके बाद हमने जब यूजीसी की बात की तो यूजीसी का गठन कब हुआ, इस पर आप लोगों ने अच्छे से समझना है। पिछली बार क्वेश्चन में जो स्क्रीनिंग का पेपर था उसमें यूजीसी की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो उसी को बेस मान के चलना है। 53 में नहीं जाना है, 56 में हमने चलना है, ठीक है। 1956 में उसकी स्थापना को माना जाएगा, और किसकी सिफारिश पर हुआ, तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। वैसे ही पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी के बारे में बात की थी, और उस पर विशेष रूप से आप लोगों ने 1961 पर फोकस करना है। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं एनसीटी। एनसीटी का आप लोग बहुत अच्छे से फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखो अंतर, देखो टीचर एजुकेशन कहा गया है, तो सबसे पहली चीज इसको बेसिक इसका आप लोगों ने समझ लेना है कि एनसीटी एक ऐसी संस्था है जो कि टीचर एजुकेशन का कार्य करती है। आप सभी लोग टीचर हैं क्योंकि आप लोगों ने बीएड कर लिया, और उसके बाद आप लोग एक टीचर के पद पर पहुंच चुके हैं। अब बस ये है कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। एक छोटी सी एक एक एग्जाम आपको क्वालिफाई कर लेना है, उसके बाद जो है पक्के टीचर बन जाना है ना। वैसे ऑलरेडी आप सभी लोग टीचर हैं, हम सभी लोग जिनने भी बीएड कर लिया तो एक टीचर के पद पर तो ऑलरेडी वो पहुंच चुके होते हैं। लेकिन बस ये है कि एक एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट टीचर बनने की बात हो जाती है, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर प्रयासरत है ना। हाँ नहीं नहीं परेशान, हाँ परेशान है, ये बात तो है ना। लेकिन टीचर तो बन ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आपको टीचर की डिग्री तो मिली गई है कि आप लोग अब एक क्वालिफाइड टीचर बन चुके हैं, है ना। हाँ, छोटी कह लो या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कह लो, है ना, बड़ा एग्जाम कह लो या छोटा एग्जाम कह लो, इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन खुद को मतलब टीचर से कम आंकना नहीं है। एक छोटा सा अंतर है, एक छोटी सी बीच में जो दीवार है उस दीवार को पार करना है। जैसे ही वो दीवार पार हो जाती है तो उसके बाद हम फिर वहां पर पहुंच जाते हैं उसी स्तर में, है ना। हम्म। हाँ, ऐसे ही मान के चलो, है ना। हाँ, ठीक है। बस एक एक बार मौका मिल जाए, अच्छा अगर ठीक ठाक मौका मिल जाता है तो बहुत आराम से वो दीवार भी पार हो जाएगी, ठीक। तो उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए लगे हुए हैं, तो यही समझ रहे हैं। तो यहां पर देखो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लिखा है, मतलब एक ऐसी काउंसिल है, नेशनल रूप में एक ऐसी काउंसिल है जो टीचर एजुकेशन का काम करती है, टीचरों को एजुकेशन देने के। जैसे बीएड के जितने भी संस्थान है उनको मान्यता देने वाली संस्था कौन सी होगी, एनसीटी होगी, है ना। जितने भी टीचर एजुकेशन से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको मान्यता देने वाली संस्था कौन सी है, एनसीटी। उनके
उनके मानकों को देखेगी कि भाई किस तरीके के मानक ये पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जो पढ़ाने वाले उनको जो टीचरों को जो पढ़ाने वाले टीचर है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो है या नहीं है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके लिए योग्य है या नहीं है, जितना होना चाहिए उसके लिए, जो इसके क्राइटेरिया है उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका है? एनसीटी का है। जैसे एनसीईआरटी की हमने चर्चा की थी। एनसीईआरटी हमने कहा था विद्यालयी शिक्षा को चलाने का उसका काम है। विद्यालयी शिक्षा के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब बनाने का काम किसका था? एनसीईआरटी का। वैसे ही जो टीचर एजुकेशन से संबंधित जो भी काम है वो सब कौन करेगा? तो एनसीटी कार्य करेगा उससे संबंधित। तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से इन अंतरों को समझ लेना है। यूजीसी पर हमने चर्चा की थी। यूजीसी पर हमने कहा यूजीसी का काम क्या है? जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, हायर एजुकेशन की जो शिक्षा है उसको सब रेगुलेट करने का काम किसका था? यूजीसी का। जितने भी महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वो सब गठन करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? तो यूजीसी से। वैसे ही अगर कोई टीचर एजुकेशन से संबंधित अगर कोई कॉलेज वगैरह कुछ भी खोले जाते हैं तो उसके लिए जो है एनसीटी की मान्यता होनी बहुत जरूरी है। जब एनसीटी मान्यता देगा तब जाकर के उनको अब डिग्री देने की अनुमति होती है। तो ये इस पर मुख्य रूप से इस पर फोकस करना है और इस पर समझते हैं कि किस तरीके से एनसीटी ने अपना काम किया और करता है और कब इसकी स्थापना हुई, इसके कार्य क्या क्या है और इसका टैगलाइन क्या है, इन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो कार्य प्रारंभ। एनसीटी ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया, इसको समझना। कार्य प्रारंभ कब किया? अब देखो एनसीटी और इसका फुल फॉर्म दोनों तरीके से लिख लेना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 1973 में, एनसीटी ने 1973 में अपना कार्य प्रारंभ किया। लेकिन कैसे किया? एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के रूप में किया। 1973 में एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के रूप में किया। विभाग के रूप में किया था। अब देखो यहां पर आप लोगों ने ध्यान देना है, एनसीटी की स्थापना 1973 में नहीं हुई है। इस बात को आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। इसकी स्थापना कब हुई? हाँ, नहीं, प्ले ग्रुप में नहीं है। आप लोग लेक्चरर वाले हो, प्ले ग्रुप में नहीं लग रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है। अब देखो मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10-12 साल हो गए, तो अभी चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से ये चीज़ें याद हो गई हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अंतर लग जाता है। बाकी अंतर कुछ नहीं है। आपने भी बीएड की डिग्री कर रखी है, मैंने भी बीएड कर रखा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। बस यही थोड़ा एक्सपीरियंस का अंतर हो गया है और कुछ नहीं है। वो गैपिंग जल्दी से फिल हो जाएगी, है ना? तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जैसे जैसे आप लोग आगे को पढ़ते पढ़ाते रहोगे तो चीज़ें बराबर हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कार्य प्रारंभ कब किया? देखो इसको समझना। 1973 में एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के रूप में कार्य प्रारंभ। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एनसीटी ने एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के रूप में कार्य कब प्रारंभ किया, तो तब इसका आंसर क्या बनेगा? 1973 बनेगा। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें कि स्थापना कब हुई, अच्छा इधर पर मैं एक पॉइंट और पहले लिखता हूं कि एनसीटी एक्ट कब बना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एनसीटी एक्ट कब बना, ठीक है। एनसीटी एक्ट कब बना था, इसकी प्रॉपर डेट में लिख दे रहा हूं। इसका जो एक्ट बना था 29 दिसंबर 1993 को बना था। ये बात भी ध्यान रखना। अब ये दो क्वेश्चन हो गए। एक तो एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के रूप में कार्य प्रारंभ किया 1973 में। दूसरा एनसीटी एक्ट कब बना, तो 29 दिसंबर 1993 को इसका एक्ट बना था। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई। देखो तीन चीजें समझना, या तो स्थापना कह लो, या फिर इसे संवैधानिक दर्जा, ठीक है, संवैधानिक दर्जा कब दिया, या फिर कह सकते हो स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी कब बनी, स्वायत्त दर्जा कब दिया गया, ये तीन चीजें हैं। तो 1995 में
और ये एनसीटीई एक्ट 1993 के द्वारा, ये बात ध्यान रखनी है, इसकी स्थापना कब हुई तो 1995 में 17 अगस्त 1995, ध्यान रखेंगे 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई एक्ट 1993 के द्वारा की गई। अब ये 3 क्वेश्चन बन गए। कंफ्यूज जहां पर होता है वहां मैंने चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब आप लोग इनको अच्छे से ध्यान रखना, इन तीनों क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 तरीके के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इसने एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग के रूप में कब काम प्रारंभ किया 1973 में। दूसरा, एनसीटीई एक्ट कब बना 29 दिसंबर 1993। और तीसरा, इसकी स्थापना या संवैधानिक दर्जा या स्वायत्त दर्जा कब दिया गया तो 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई एक्ट 1993 के द्वारा इसे स्वायत्त दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चनों में यहां पर कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहां है, एनसीटीई का मुख्यालय कहां है तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इसके जो अध्यक्ष है प्रोफेसर योगेश सिंह, देखो अब इसको ध्यान रखना, अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह अभी इसके अध्यक्ष है, प्रोफेसर योगेश सिंह, ठीक है। योगेश सिंह ये अध्यक्ष हैं। इससे पहले विनीत कुमार इसके अध्यक्ष थे। पिछले जब लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उस समय पर विनीत कुमार थे, लेकिन अभी जो है प्रोफेसर योगेश सिंह है। और जिस टाइम एग्जाम होता है उससे पहले भी इन चीजों को एक बार देख के जाना है, चाहे एनसीईआरटी के अध्यक्ष हो या फिर एनसीटीई के अध्यक्ष हो, तो इनको देखते हुए आप लोगों ने ध्यान देना है उस समय पर कि कोई चेंज तो नहीं हुए हैं, ठीक है। इसका ध्येय वाक्य कह लो या टैग लाइन कह लो, ध्येय वाक्य, बहुत अच्छा ध्येय वाक्य या फिर टैग लाइन कह लो, लाइन क्या है देखो, गुरुर गुरुत्तमो धाम कहा गया है, गुरुर गुरुत्तमो धाम इसका टैग लाइन है, गुरुर गुरुत्तमो धाम, ठीक है, गुरुर गुरुत्तमो धाम, ये इसका टैग लाइन है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरुर गुरुत्तमो धाम, ठीक हो गया। ये टैग लाइन को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सबकी टैग लाइन याद रखनी है, एनसीईआरटी की भी ध्यान रखनी है, यूजीसी की भी ध्यान रखनी है और एनसीटी के भी टैग लाइन को ध्यान रखना है। अब बात आती है इसके क्षेत्रीय परिषद कितनी है, क्षेत्रीय परिषद पर आप लोग ध्यान देंगे, क्षेत्रीय परिषद कितनी है तो क्षेत्रीय परिषद कितनी है तो 4 है। वहां पर एनसीईआरटी की भी क्षेत्रीय परिषद बताई थे, यूजीसी की भी बताई थी और इसकी भी बता रहा हूं, 4 क्षेत्रीय परिषद है। इन चारों पर ध्यान देना है, चारों को मैं फिर से इस तरीके से मैप में भी दर्शा दे रहा हूं और यहां पर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो, एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद होगी, दूसरी क्या होगी पश्चिमी, तीसरी क्या होगी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और चौथी दक्षिणी। तो ये 4 क्षेत्रीय परिषदों पर आप लोगों ने ध्यान देना है, पूर्वी पश्चिमी। अब देखो, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, चारों में आप लोगों ने ध्यान देना है। पूरब की देखो, यहां पर भोपाल, यहां पर क्या पड़ेगा उड़ीसा के ये उड़ीसा का मुख्य रूप से भुवनेश्वर, उड़ीसा का कहेंगे भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर लिख दे रहा हूं, उड़ीसा भुवनेश्वर में है, ब्रैकेट में लिख लेना उड़ीसा। एक तो ये तो होगी पूर्वी। अब आ जाओ पश्चिम की तरफ को, पश्चिम में देखो भोपाल में रखा गया है जो कि मध्य प्रदेश में, भोपाल कहां स्थित है तो एमपी में, मध्य प्रदेश का भोपाल। अब उत्तर की तरफ आते हैं, उत्तर वहां पर जयपुर कहां पर पड़ता है तो राजस्थान में, उत्तरी है जयपुर ब्रैकेट में लिख लेंगे राजस्थान, ठीक है। और दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहां बेंगलुरु कहां पड़ता है तो कर्नाटक, ठीक है। तो ये 4 है, देखो मैं इनको दर्शा रहा हूं यहां पर, ये जयपुर हो गया, इधर एमपी हो गया और इधर उड़ीसा हो गया और इधर पर बेंगलुरु हो गया। देखो ये जयपुर का हो गया, यहां भोपाल हो गया और उड़ीसा का भुवनेश्वर और यहां पर बेंगलुरु। ये इसके 4 क्या है क्षेत्रीय परिषद है। इंपॉर्टेंट हो जाती है, निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय परिषद नहीं है,
हाँ ये कैपिटल, हाँ है ना। तो ये चार के चारों को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्षेत्रीय परिषद है ये। तो इन चारों के नामों को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर क्षेत्रीय परिषद है। अब इनसे जो भी क्वेश्चन बनने होंगे तो यहां से बन जाएंगे। ठीक है, देखो एक पॉइंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस पॉइंट को लिख तो दे रहा हूँ लेकिन इस पर आप लोग आगे ध्यान देना। इसके सदस्यों की बात है, देखो इसके सदस्यों पर थोड़ा सा अलग अलग डेटा इसका मिल रहा है। वैसे इसकी स्थापना कहा गया है कि इसके सदस्य टोटल 55 सदस्य इसमें बताए गए हैं, ठीक है। और कई जगह इसके 40 भी लिखे गए हैं, लेकिन मुझे ये इसमें ये कंफर्मेशन ये है कि इसके टोटल सदस्य जो है वर्तमान में 55 सदस्य इसके हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इसके इसके उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। अब आप लोग मुझे खुद बता सकते हो कि इसका उद्देश्य क्या है। इस पर हमने सबसे पहले ही इसमें बात की। इसका नाम ही है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। तो इसका मतलब है कि अध्यापक शिक्षा के मानकों को बनाना, है ना, मानक और जो मापदंड होते हैं उनको बनाए रखना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि अध्यापक, टीचर एजुकेशन से संबंधित जो क्राइटेरिया होती है, अध्यापक शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित संबंधित मानकों को बनाए रखना, मानकों को बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है, बनाए रखना। तो ये सब लोग समझिए, नाम से ही समझ रहे होंगे कि जो टीचर एजुकेशन से संबंधित जो गाइडलाइंस है उनको बनाए रखना या उसके क्राइटेरिया उनको बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसका अधिकार क्या है, देखो अधिकार क्या 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 है इसके पास। इसके पास एक तो जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा के जो मानक है उनको तय करना इसका अधिकार है। शिक्षा के मानक क्या होने चाहिए, शिक्षा के मानक तय करना इसका अधिकार है। शिक्षा के मानक तय करना, तो शिक्षा के मानक तय करना इसका पहला अधिकार है। और दूसरा कहा गया है कि शिक्षक भर्ती के मापदंड निर्धारित करना। जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती के मापदंड निर्धारित करना, निर्धारित करना। बस बात वही है कि जो टीचर एजुकेशन है उसके जो गाइडलाइन है उसको बनाना, उनको निर्धारित करना और शिक्षा के मानकों को तय करना, ये मुख्य रूप से इसके अधिकार होंगे। बात वही है, जो उद्देश्य है वही इसके अधिकार भी है। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीटी के कार्य क्या क्या है। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि ये सारी चीजें जब हमने देख ली है तो वही तो कार्य होंगे जो उसके उद्देश्य है। जो उद्देश्य होगा वही तो काम करेगा कोई भी, है ना। तो उद्देश्य जब अध्यापक शिक्षा से संबंधित मानकों को बनाना है तो वही इसका कार्य भी होगा। कार्य देखो, शिक्षण संकायों को मान्यता देगा और केंद्रीय मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए दिशा निर्देश देना। जो भी यूजीसी उसके लिए अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा या एनसीईआरटी स्कूली स्तर पर अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगा तो उसके लिए उन्हें दिशा निर्देश देने का इसका काम है। ठीक है, इसके अलावा देखो अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं के अध्ययन करना। ठीक है, अध्यापक शिक्षा से संबंधित, टीचर एजुकेशन से संबंधित अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं का अध्ययन करना, सभी बिंदुओं का अध्ययन करना। मतलब सभी बिंदुओं का अध्ययन करना मतलब समझना कि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें चाहे कुछ भी हो, वहां पर बैठने की व्यवस्था हो, वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था हो, वहां पर पानी की व्यवस्था हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है, या फिर वहां पर जो टीचिंग किस तरह लेवल की हो रही है, वहां पर टीचर किस स्तर के हैं, सभी बिंदुओं पर अध्ययन करना ये इसका काम है और उसके हिसाब से फिर अपनी गाइडलाइन बनाना। ठीक है, और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इसको भी लिख लेना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। अब देखो जो टीचर एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका क्रियान्वयन,
कि वहां पर कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से टीचर एजुकेशन की पूरी प्रक्रिया होगी। जैसे हम देखते हैं कि वहां पर एक प्रॉपर पहले क्लासेज चलेंगी, फिर उसमें माइक्रो टीचिंग होगी, फिर मैक्रो टीचिंग होगी, फिर विद्यालयों में जाकर के पढ़ाया जाएगा। उस पूरी प्रोसेस को का क्रियान्वयन करना, उस पूरी के प्रोसेस को तैयार करना, ये इसका एनसीटी का कार्यक्रम है। ठीक है। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का पूरे देश में समन्वय। अब इसको भी समझ लेना कि जो अध्यापक शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा का पूरे देश में समन्वय, पूरे देश में समन्वय करना, मतलब पूरे देश के लिए जो टीचर एजुकेशन है वो सबके लिए समान हो, है ना। तभी तो एनसीटी हो गया, नेशनल के स्तर पर ये काम कर रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। तो पूरे देश में जो अध्यापक शिक्षा है उसका समन्वय करना, सबके लिए समान बनाना। जैसे एनसीईआरटी के बारे में हम देख रहे थे कि पूरे देश में जो विद्यालयी शिक्षा है उसको समान रूप से लागू करना या समान पाठ्यक्रम बनाना उसका काम था। वैसे ही इसका जो अध्यापक शिक्षा है उसका पूरे देश में समन्वय करना। इसके अलावा देखो, स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के बारे में गाइडलाइन बनाना। जैसा मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि एनसीटी का काम क्या है, जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित संस्थान है, जैसे बीएड कॉलेज है, वहां पर जो टीचर वहां पर हो रहे हैं, वहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी भी योग्यता देखना कि भाई वो योग्य है या नहीं है वहां पर पढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग देखते हो कि उसके लिए नेट क्वालिफाई होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, वो चीजें है या नहीं है, तो वो चीजें भी इनको चेक करना इसका एनसीटी का काम है। स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में, स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में, अब ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है, मान्यता प्राप्त संस्थानों में। जैसे आप देखते हो कि भाई मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल है, स्कूलों में देखा जाता है कि भाई बीएड कर रखा है या नहीं कर रखा। अब बीएड के लिए भी जो अगर वहां पर जूनियर हाई स्कूल में जो पढ़ाएगा तो बीएड होना चाहिए, और इसके अलावा जो प्राथमिक में पढ़ा रहा है तो डीएलएड होना चाहिए। तो ये भी उसमें कहा गया, और साथ में जिन लोगों ने नहीं किया था तो उनको कराने के लिए ब्रिज कोर्स भी चलाए गए। अब ये इन्हीं की गाइडलाइन तो है एनसीटी की कि भाई ब्रिज कोर्स चला करके उनको इस योग्य बनाया जाए। तो यही कहा गया कि स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के बारे में, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के बारे में गाइडलाइन बनाना, ये इनका काम है। ठीक है। तो ये गाइडलाइन बनाती है एनसीटी और उसको जो है पूरे देश में लागू किया जाता है। लिखिए, इन पॉइंट को लिख लीजिए। इसमें एक दो चीज और याद रखना कि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मानक निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना कि किसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मानक तैयार करना। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे बीएड का पाठ्यक्रम है या फिर डीएलएड का पाठ्यक्रम है, उसके लिए जो इंटेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए मानक निर्धारित करना। स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के बारे में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्कूलों की बुनियादी सुविधा, जिस पर मैं कहते आ रहा हूं कि बुनियादी सुविधाओं के बारे में, सुविधाओं के लिए मानक तैयार करना, ठीक है। जो स्कूलों में जो बेसिक जो वहां पर जरूरतें होती हैं कि कौन सी, जैसे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा उसके लिए जो है एक गाइडलाइन बनाना कि इतनी चीजें होनी ही चाहिए, इतने स्कूलों में टॉयलेट होने चाहिए, इतने फर्नीचर होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये एनसीटी के द्वारा ही इसको निर्धारित किया जाएगा। क्लियर हो गया। और अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना, जैसा कि आप सब लोग देखते हो
कि प्राइवेट कॉलेजों में जो है 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, है ना, इस तरीके से लेकर के जो है डिग्रियां देते रहे, और कई जगह तो जाने की जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिकल के पैसे अलग से, है ना। तो इस तरीके की चीजें इसके अंतर्गत थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब यहां से मैं एक और पॉइंट पर चल रहा हूं, इसके जो है एक संगठन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। संगठन में इसके सदस्य, टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो 55 सदस्यों की मैंने पहले ही बात की थी, वही इसके संगठन में सदस्य होते हैं। और इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। पूर्णकालिक सदस्य इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा उपाध्यक्ष। देखो अभी ध्यान देना, उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है, ठीक है। अध्यक्ष मैंने आपको लिखा दिए हैं, योगेश सिंह है, और उपाध्यक्ष का पद खाली है, और तीसरे इसमें प्लस सचिव, ये इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वैसे टोटल सदस्य मैंने कहा 55, उन सबको लिखने की आपको यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन 3 चीजों को ध्यान रखना, इसके 3, एक पूर्णकालिक सदस्य, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्लस सचिव होते हैं, और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल इनका 4 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, तो 4 ईयर का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लेना। लिखा सबने, कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगली हेडिंग लिखेंगे एनसीटी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं। एनसीटी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, कुछ पत्रिकाएं हैं जिनका ये प्रकाशन करते हैं, ठीक है। एनसीटी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, इन 2-3 पत्रिकाओं पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो पत्रिका है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। देखो पहली है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इनकी एक पत्रिका है। इसको ध्यान रखेंगे, इसके बारे में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसका प्रकाशन प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। प्रकाशन प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। एक बात तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधे बनेगा, हाँ, 3 वर्ष में होता है। दूसरा, ये एक ऐसी पत्रिका है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका प्रकाशन होता है, यह भी ध्यान रखना। यह अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, ठीक है। यह कैसी पत्रिका है, अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीटी की कौन सी पत्रिका अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है। यह अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। कैसे प्रकाशित होती है, अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। ये 3 बातें इसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रकाशित होती है, अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, इसलिए इसका प्रकाशन अंग्रेजी में होता है। क्लियर हो गया, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। दूसरा है अन्वेषिका। दूसरी कौन सी है, अन्वेषिका। अन्वेषिका किसकी पत्रिका है, तो एनसीटी की है, और इसका प्रकाशन देखो, प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। वर्ष में 3 बार होता है, 3 बार होता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आगे जब क्वेश्चन करेंगे कल उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तीसरा है अध्यापक साथी। तीसरी जो पत्रिका है उसका नाम है अध्यापक साथी। तीसरी पत्रिका का नाम है अध्यापक साथी, और इसका भी प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। वर्ष में कितने बार होता है, 3 बार होता है। इसका भी प्रकाशन ध्यान रखेंगे, वर्ष में 3 बार होता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रकाशन अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं, देखो यह अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी में प्रकाशित होती है। हिंदी में प्रकाशित होती है। देखो कौन सी पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती है पूछा जाएगा, तो क्या कहेंगे, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन अंग्रेजी में। हिंदी अंग्रेजी में कौन सी होती है, तो अध्यापक साथी, ठीक है। और वर्ष में 3 बार कौन सी प्रकाशित होती है, तो ये अन्वेषिका और अध्यापक साथी, ये दोनों के दोनों वर्ष में 3 बार प्रकाशित होती है। तो ये इन तीनों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, और एक थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और ले रहा हूं, इसको जल्दी से कंप्लीट करो। इसके प्रमुख कार्यक्रम बता दे रहा हूं, एनसीटी के कार्यक्रम कौन कौन से, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। एनसीटी के कार्यक्रम, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी का कुछ रह रहा है। 2 मिनट का टाइम और ले रहा हूं बस।
प्रमुख कार्यक्रम लिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी का रह रहा है, बाकी मैं नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा फिर से, ठीक है। इसके प्रमुख कार्यक्रम, मैं उनके फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, या गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हो। प्रमुख कार्यक्रम, एनसीटी के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखना। पहला है डीपीएसई, पहला है डीपीएसई, मैं बोल दे रहा हूं फुल फॉर्म, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। दूसरा होता है डीएलएड, डीईएलईडी, डीएलएड हो गया, डीएलएड सब लोग जानते हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तीसरा है बीएलएड, बीएलएड, ठीक है, और बीएलएड का फुल फॉर्म भी सबने सुना होगा, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगला है बीएड, अगला है बीएड, और अगला है एमएड। तो ये बीएड एमएड सब लोग जानते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन। डीपीईएड, अगला है डीपीईएड, डीपीईएड, डीपीईएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। और बीपीईएड, बीपीईएड भी सबने नाम सुना होगा, बीपीईएड, बीपीईएड डिप्लोमा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैचलर, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा आईटीईपी, नंबर 8 देखो, आईटीईपी, ये ध्यान रखना, आईटीईपी ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 वर्षीय प्रोग्राम होता है, 4 वर्षीय प्रोग्राम है ये, ठीक है, ठीक, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसे कहा जाता है। इसके अलावा एमपीएड, एमपीएड सब लोगों ने नाम सुना ही होगा, एमपीएड। तो यहां पर एमपीएड का मतलब क्या हो गया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब ये एक तो बीपीएड आपने देख लिया, एक एमपीएड देख लिया, ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान देना। डीपीएड हो गया, बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया, तीनों में ध्यान देंगे। इसके अलावा एक डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन होता है, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन भी इनका प्रोग्राम है। और ये एक विजुअल आर्ट है, विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट, एक तो ये हो गया। और दूसरा इसी में डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट होता है, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो ये इनके प्रोग्राम हैं, इतने सारे हैं। और इसके अलावा एक बीएड 3 वर्षीय भी होता है, एक बीएड जो है 3 वर्षीय है, ये 3 वर्षीय पार्ट टाइम है, ये पार्ट टाइम, पार्ट टाइम। इतने इनके कार्यक्रम है, बस ये कार्यक्रमों को आप लोग लिख लेना, कौन कौन से, फुल फॉर्म मैंने बोल दिया है, आप लोग इनको लिख लेना। सबसे पहले डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन होता है, और डीएलएड होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीएलएड होता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, और डीपीएड होता है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, और एमपीएड होता है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, और आईटीईपी का मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन विजुअल आर्ट, और डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट। और बीपीएड जो है 3 वर्षीय एक पार्ट टाइम का ये बीएड भी होता है। तो इसके साथ ही ये एनसीटी वाला कार्यक्रम हमारा ये कंप्लीट हुआ। आप इन सबको लिख लेना, मैं नोट्स भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है।